ओके, सो AS15 स्टार्ट करते हैं बेटा। अब AS15 इज अ न्यू एंट्री एम्प्लॉय बेनिफिट्स। क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब एम्प्लॉय बेनिफिट्स अगर आपको याद आ रहा होगा, शेड्यूल 3 में हमने PNL में देखा था एम्प्लॉय बेनिफिट, राइट। उसके अंदर हम सैलरी वेजेस वगैरह लिखते थे। सो बेसिकली नॉट ओनली दैट, बट उसके अलावा और भी क्या क्या आ सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन में, वो हमें चेक करना है। तो हम नॉर्मली एम्प्लॉय को क्या क्या पे कर सकते हैं। तो एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या क्या आता है बेटा, विच इज पेबल विद इन 12 मंथ्स। जैसे सैलरी हो गया, बोनस हो गया, इंसेंटिव्स हो गया, ओवर टाइम, जो हम नॉर्मली रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में देते रहता हूँ, राइट। नेक्स्ट इज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। मतलब अगर आपका एम्प्लॉयमेंट होने के बाद आपका जो भी एज हो जाएगा या फिर आप अगर छोड़ के जाते हो तब क्या देंगे, पेबल आफ्टर रिटायरमेंट। नॉर्मली क्या क्या देते हैं हम, ग्रेजुएटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड वगैरह सब जो भी रहेगा, ये सब लॉन्ग टर्म हो गया, राइट। तीसरा है अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। अदर लॉन्ग टर्म में क्या क्या हो सकता है, जैसे पेबल विद इन द सर्विस बट बियॉन्ड 12 मंथ्स। मैंने आपको कहा कि मैं आपको बोनस दूंगा, लेकिन अभी नहीं, आपके जब 8 साल पूरे हो जाएंगे तब मैं आपको बोनस दूंगा। नॉट नेसेसरली आफ्टर रिटायरमेंट, राइट। लॉन्ग टर्म है, 12 महीने के बाद है, लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद नहीं है, आपके ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड में ही है, राइट। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस, जैसे कि एग्जांपल आ गया परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस। अगर आपने ये अचीव किया तो मैं आपको ये 5 साल में इतना अचीव किया, मैं आपको बोनस दूंगा, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज टर्मिनेशन बेनिफिट्स। अगर मैं उनको निकाल देता हूँ, एज अ कॉम्पेंसेशन मुझे उनको पे करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल है VRS। अगर मैं रिटायरमेंट से पहले उनको निकाल दे रहा हूँ तो हमें VRS, दैट इज वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जो हमें देना पड़ता है, राइट। तो आइडियली देखा जाए तो शॉर्ट टर्म हो गया, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेचुटी वगैरह। नेक्स्ट इज अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस एंड टर्मिनेशन बेनिफिट्स, जिसको हम VRS बोलते हैं, राइट। अगेन पूरा गेम जो है पूरा यहाँ पर है, सेंटर पार्ट में जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं देख लेते हैं क्या है आगे। स्कोप ऑफ AS15। AS15 में क्या क्या है बेटा, हाउ टू रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड, कैसे रिकॉर्ड करना है, व्हेन टू रिकॉर्ड एंड हाउ टू मेजर, कैसे मेजर करेंगे, कितना रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, ये सब AS15 बताता है, राइट। ESOP, अगर आपने नाम सुना होगा, ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये इस AS में कवर्ड नहीं है क्योंकि ICAI ने अलग से एक गाइडेंस नोट दिया है हाउ टू डील विद ESOP। पहले ESOP नाम से एक चैप्टर हुआ करता था जब तक ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग होता था। अब ESOP नहीं है आपके सिलेबस में, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, राइट। बस इतना ही ध्यान में रखना है कि इसके लिए एक सेपरेट गाइडेंस नोट है, ये AS15 कवर नहीं करता है, राइट। नेक्स्ट, ए अप्लाइज टू ऑल लेवल 1 एंटिटीज। लेवल 1 एंटिटीज हमने ऑलरेडी AS में पढ़ा है बेटा, AS1 और बेसिक्स में पढ़ा है। लेवल 1 लेवल 2 में क्या क्या आता है, सर्टेन एग्जम्पशंस आर गिवन टू अदर देन लेवल 1 एंटिटीज डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे एम्प्लॉय 50 और मोर एम्प्लॉइज। अगेन दिस इज जस्ट थियोरेटिकल पॉइंट, इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अप्लाइज टू ऑल लेवल 1 एंटिटीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट आगे, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट की। पोस्ट एम्प्लॉय बेनिफिट या फिर अदर लॉन्ग टर्म, जो मैं सेंटर पार्ट की बात करता बेटा, यहाँ पे इन दोनों की बात कर रहा, दोनों है तो लॉन्ग टर्म, तो इसलिए दोनों का सेम ट्रीटमेंट रहेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम सिंस बोथ आर लॉन्ग टर्म। टू टाइप्स, क्या क्या रहेगा, एक है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। डिफाइंड मतलब क्या, मैंने आपको हर साल फिक्स अमाउंट देना है, डिफाइंड है, राइट। और एक है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, मैं डिफाइंड तो कर दिया लेकिन कितना बेनिफिट है ये मुझे मालूम नहीं है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय इज फिक्स्ड। एग्जांपल प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क ऑफ फाइनल बेनिफिट टू एम्प्लॉय। मतलब क्या, जैसे अब मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने आपको बोला कि बॉस देखो हर साल मैं आपको 10% जो भी आपकी सैलरी है उसका 10% मैं आपको एज अ प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर करते जाऊंगा। मतलब मैं आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। अब प्रोविडेंट फंड जब आप छोड़ के जाओगे, जब आपका रिटायरमेंट होगा, वो आप डायरेक्ट उनसे ले लेना, अब मेरे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब मैंने आपके पैसे ऑन द स्पॉट दे दिए हैं, फिक्स है, हर साल मैं 10% या 8% जो भी व्हाटएवर द केस मैं उतना जमा कर देना आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। मतलब मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, आप जानो और आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट जाने। नेक्स्ट, डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉय इज नॉट फिक्स्ड। फिक्स नहीं है, जैसे एम्प्लॉय, अब क्योंकि फिक्स नहीं है मुझे फ्यूचर में देना पड़ेगा, फ्यूचर में देना पड़ेगा मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, राइट। तो एम्प्लॉयर इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनल बेनिफिट पेएबल टू एम्प्लॉय। जैसे एम्प्लॉयर विल पे बोनस टू ऑफ 25% ऑफ सैलरी आफ्टर 5 years और विल पे अ फिक्स्ड अमाउंट से 5 लाख आफ्टर 5 years। मैंने आपको बोला 5 साल बाद मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, या फिर आपका अगर आपने यही अचीव किया तो मैं आपको 25% सैलरी का बोनस दूंगा। अब ये मैंने हर साल सेव नहीं किया, कहने से वहां तक पैसा आपको देना है तो मुझे अभी से प्रोविजन करना पड़ेगा, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरे ऊपर आएगी। हर साल फिक्स होना, प्रोविडेंट फंड में मैं जमा कर रहा था, मेरा कोई लुकआउट नहीं था, हर साल प्रोविडेंट फंड जमा करो। प्रॉब्लम है यहाँ पे जब रिस्क मेरे ऊपर है, मतलब क्या, मैंने आपको जबान तो दे दिया कि 5 साल बाद मुझे देना पड़ेगा, तो 5 साल बाद मतलब 5 साल बाद अगर आपको देना है बेटा, उसका प्रोविजन मुझे अभी से करना पड़ेगा, या वहां तक बंदोबस्त कैसे करना है उसका रिस्क पूरा मेरे ऊपर रहेगा, राइट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ DBP। व्हाट इज DBP, डिफाइंड बेनिफिट प्लान। आई रिपीट, डिफाइंड बेनिफिट प्लान। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है देख लेते हैं। एन एंटिटी अनाउंस्ड अ DBP फॉर 20 एम्प्लॉइज, 20 एम्प्लॉइज है बेटा। बोनस विल बी पेएबल आफ्टर सर्विंग फॉर 5 years। 5 साल बाद मैं आपको बोनस दूंगा, मतलब ये लॉन्ग टर्म बन गया। बोनस विल बी 9% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मैं आपको हर साल का बोनस दूंगा, और बोनस किस पे बेस्ड रहेगा, 9% ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। आपकी जो आखिरी बार सैलरी आपको मिली होगी उस पर 9% दूंगा, और पूरे
कंप्लीटेड ईयर, जितने साल आपने कंप्लीट किया होगा फॉर आफ्टर कंप्लीटिंग मिनिमम 5 इयर्स ऑफ सर्विस, मतलब मिनिमम 5 साल आप कंप्लीट करोगे, इसके बाद बोनस मैं आपको दूंगा। डिस्काउंटेड 10% है। करंट एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉई इज 40 लाख। बेटा आज की सैलरी 4 लाख है, तो 5 साल बाद ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सैलरी इन्फ्लेशन भी दिया उसने 8%, तो 4 लाख है, 8% बढ़ते जाएगा बेटा हर साल। तो लास्ट ऑन सैलरी विल बी आफ्टर 5 years, राइट। नेक्स्ट, शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर AS 25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान रखना। पहला स्टेप 1, कैलकुलेट डिफाइंड बेनिफिट। कैलकुलेट डिफाइंड बेनिफिट क्या करना है? एक्सपेक्टेड सैलरी आफ्टर 5 years पर एम्प्लॉय कितना है? 4 लाख, 8%, 8%, 8%, 8%, 8%, 5 साल बढ़ाना है। आप इसको इंटू 1.08 करो या प्लस 8% करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो इंटू 1.08 टू द पावर 5 करोगे तो भी इसका मतलब एक ही होता है बेटा, या फिर शॉर्ट में 8% हर साल बढ़ जाएगी, 4 लाख प्लस 8% प्लस 8% 5 साल। 5 साल बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 587731, राइट। 4 लाख की जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा। नेक्स्ट, एस्टिमेटेड डिफाइंड बेनिफिट। एस्टिमेटेड डिफाइंड बेनिफिट क्या था? ये तो था ही था, साथ में इसका मैं आपको कितना परसेंट दूंगा? 9% बोनस दूंगा, राइट। आपकी सैलरी मैंने ऊपर निकाला, लेकिन अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं इसका बोनस दूंगा आपको। तो मैंने आपको बोला था लास्ट ड्रॉन सैलरी का 9% दूंगा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। ये तो हो गया एक एम्प्लॉय का, ऐसे 20 एम्प्लॉइज है मेरे पास, इंटू 20 एम्प्लॉइज, राइट। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 52,89,581। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव टू पे टू द एम्प्लॉइज आफ्टर 5 years। दिस इज द एस्टिमेटेड डिफाइंड प्लान बेनिफिट। ये आपका स्टेप 1 हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पहले आपको क्या निकालना है? डिफाइंड बेनिफिट। आपको 5 साल बाद टोटल कितना पैसा देना है? तो मैंने पहले सैलरी निकाला, सैलरी का जितना बोनस परसेंट था 9%, ये देना था मुझे 5 साल हर ईयर के लिए, मतलब इंटू 5 किया, और ऐसे एक एम्प्लॉय ने ऐसे 20 एम्प्लॉइज को देना इंटू 20 किया, राइट। तो इतना पैसा मुझे देना है। आगे स्टेप 2, एलोकेटेड बेनिफिट पर ईयर। बेटा ये तो 5 साल का हो गया, तो 1 साल का कितना हुआ? डिवाइड बाय 5 कर दो। 5 साल का इतना हुआ तो डिवाइड बाय 5 कर दो, आपको सीधा आ जाएगा 1 साल का अमाउंट कितना होता है? 1057,916। अब प्लीज ध्यान देना, थर्ड स्टेप है करंट सर्विस कॉस्ट, जिसको हम CSC बोलते हैं। करंट सर्विस कॉस्ट, व्हाट इज करंट सर्विस कॉस्ट? बेटा ये जो पैसा है, ये पैसा एलोकेट किया मैंने 5 साल में, तो उसकी आज की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। तो करंट सर्विस कॉस्ट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू पे ध्यान देना है, इसको रिवर्स लिखना है। मतलब क्या? आज की वैल्यू 1 है, अगर 10% डिस्काउंटिंग है, क्योंकि डिस्काउंटेड ऊपर दिया था, तो 1 डिवाइड बाय 1.1 जब हम करेंगे, इसको बॉटम से स्टार्ट करना है। बॉटम से क्यों? इसका नीचे एक्सप्लेनेशन दिया, मैं आपको बताता हूं। तो स्टेप्स पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले हमने क्या निकाला? पहले हमने निकाला आपकी सैलरी, और फिर आपका बोनस निकाला, डिफाइंड बेनिफिट। बोनस कितना देना? जितना भी अमाउंट आया उसका 9% इंटू 5, ऐसे 20 एम्प्लॉइज हैं। फिर मैंने निकाला एलोकेटेड बेनिफिट। एलोकेटेड मतलब क्या? ये 5 साल के लिए, तो डिवाइड बाय 5 किया, 1 साल का कितना, राइट। उसके बाद मैंने ईयर लिख दिया, एलोकेटेड बेनिफिट ऊपर से कॉपी कर लिया। जो स्टेप 2 में आया था मेरा एलोकेटेड बेनिफिट, वो मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद मैंने ये PV फैक्टर लिखा, ये दिया रहेगा, लेकिन आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना, प्लीज ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे रिवर्स लिखना है। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है बेटा, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया आपका करंट सर्विस कॉस्ट, ये हो गया आपका क्या? करंट सर्विस कॉस्ट। अब ये रिवर्स क्यों लिखा, इसका एक्सप्लेनेशन यहां देखो, वाई रिवर्सल। तो बेटा ये 1057,916 कहने से मुझे आज नहीं देना बेटा, ये पैसा मैं आपको 5 साल बाद देने वाला हूं। अगर मैं ईयर 1 में हूं, प्लीज ध्यान देना, ईयर 1 पे अगर मैं इस साल आपने सर्विस किया है, ये पैसा आपका बनेगा, लेकिन ये पैसा मैं आपको कब दूंगा? ये पैसा मैं 5 साल बाद दूंगा। तो ये 10,597,916 की आज की वैल्यू तो कम होगी ना बेटा। तो इसको डिस्काउंटिंग कितने साल का लगा? कहने से इसको 4 साल का डिस्काउंटिंग लगा, राइट। तो इसको 4 साल का डिस्काउंटिंग लगा, इसलिए हमने ये वैल्यू लिया। मतलब अगर मुझे 5 साल बाद देना है, 1 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद, यहां से यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो इसको डिस्काउंटिंग 4 साल का लग रहा है। मतलब पहले अमाउंट को 4 साल डिस्काउंट लेगा। सोचो अगर आप यहां कंप्लीट करते हो, यहाँ पे ये वाले सेकंड ईयर में, तो इसको डिस्काउंटिंग कितने साल का लगेगा? 3 साल का, एंड सो ऑन, राइट। इसलिए मैंने रिवर्सल लिया ऊपर। तो यहाँ पे रीड कर रहा हूं मैं, एम्प्लॉय कंप्लीटेड द सर्विस फॉर 1 year एंड ही शुड गेट द बोनस, but we will give the bonus at the end of 5 years, means 1057,916 becomes the future value। तो आपको सिर्फ इसको रिवर्सल ऑर्डर में लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, राइट। इसको हमने रिवर्सल ऑर्डर में ले लिया, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, मतलब ये स्टेप 3 भी आ गया आपका, राइट। पहला क्या था? डिफाइंड बेनिफिट, मतलब सबसे पहले निकालो बोनस देना कितना है, आज नहीं 5 साल बाद देना है, राइट। उसके बाद मैंने इसको एलोकेट किया, 5 साल में एलोकेट कर दो। तो मैंने वो जो एलोकेशन किया था वो ये 5 साल में लिख दिया, प्रेजेंट वैल्यू लिखा रिवर्स ऑर्डर में, राइट। एंड करंट सर्विस कॉस्ट, CSC इज द करंट सर्विस कॉस्ट, इतना निकाला, राइट। और उसके बाद आपको एक टेबल बनाना पड़ता है, और उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट कॉस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज फोकस रखना। तो पहले मैंने क्या लिखा? ईयर 1, 2, 3, 4, 5। 1 में ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं आता, इंटरेस्ट कुछ नहीं आता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं CSC से। तो ऊपर जो आपका अमाउंट था, ये जो कॉलम्स आए थे आपके, ये आपने कॉपी कर देना थर्ड कॉलम में, CSC ये वाला। तो प्रेजेंट वैल्यू से मैंने ये ऊपर कॉपी किया, दैट इज स्टेप 3 से कॉपी किया, राइट। CSC कॉपी कर लिया। अब ओपनिंग बैलेंस स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, ऐसा समझो कि बैंक अकाउंट है और हम एडेड करते जाएंगे, तो ये वाला क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। ये क्लोजिंग इधर का ओपनिंग बनेगा। ओपनिंग पे हमेशा 10% निकालना है आपने, 10% क्यों? क्योंकि डिस्काउंट 10% था, तो इस पे 10% आप निकालोगे। उसके बाद
ये सेकंड ईयर तो आपको ऊपर से मैंने फिगर निकाला, इन तीनों को ऐड कर देना और आपका क्लोजिंग फिगर आ जाएगा, राइट। अगेन ये क्लोजिंग इधर आ जाएगा, इसका 10% यहाँ मिलेगा, ये ऑलरेडी ऊपर से हमने निकाला है, इन तीनों को ऐड कर दो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर ऊपर देखोगे मैंने ऊपर लिख के दिया है 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इन तीनों को ऐड करके आपका क्लोजिंग बैलेंस बनता है। ऐसे करते करते 5 साल में आना है। 5 साल में लास्ट ईयर में आप इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर लोगे, क्यों? लास्ट ईयर में आपका जो स्टेप 1 का आंसर था ना बेटा, वो आंसर फाइनल आएगा। मतलब 5 साल बाद आपको टोटल अमाउंट 5289,581 देना था, ये बात कंफर्म थी, तो उसके अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट भी यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा। दिस इज द इंटरेस्ट कॉस्ट, राइट। तो आपको इंटरेस्ट भी उसके अंदर ऐड करते जाना है। नेक्स्ट मैंने लिखा है बैलेंसिंग फिगर ड्यू टू राउंडिंग ऑफ, क्योंकि ये सेम नहीं आने वाला है, वहां पे जो भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहेगा। मतलब अगर आप देखोगे इस पे अगर आप 10% निकालते हो तो इसका आंसर आता है 384593.4, राइट। इसका 10% ऑब्वियसली मैंने निकाला 385, ऑब्वियसली ये जो डिफरेंस आया ये हमने 2 डिजिट 3 डिजिट राउंडिंग ऑफ लिया था, 12 डिजिट लेते तो इतना फर्क नहीं आता, राइट। तो ये लास्ट ईयर हमेशा बैलेंसिंग फिगर लेना है। सो दीज आर द 4 स्टेप्स। अब हम बात करते हैं जर्नल की। आइडियली व्हाट इज CSC? CSC क्या रहता है बेटा? तो कहने से इट इज करंट सर्विस कॉस्ट, मतलब मुझे पे करना है। कॉस्ट है मतलब कहने से एक्सपेंस है। एक नॉर्मल सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है? तो आप बोलोगे सर सैलरी टू बैंक, राइट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं सैलरी पेएबल है, पे नहीं किया, पे करना बाकी है, तो आप बोलोगे सर सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बस कहने से आउटस्टैंडिंग सैलरी नथिंग बट प्रोविजन जो हम फ्यूचर में देने वाले हैं। यस, तो आपको प्रोविजन अभी से बना के रखना है। बस वो प्रोविजन का नाम दे दिया मैंने, DBO पेएबल। व्हाट इज DBO पेएबल? डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन पेएबल, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया? करंट सर्विस कॉस्ट इज एन एक्सपेंस, यस, जैसे सैलरी रहता है, टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन पेएबल, इन शॉर्ट आउटस्टैंडिंग, राइट। तो आपने एक आइडियल एंट्री की एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम दे दिया सिर्फ आपने DBO पेएबल, राइट। तो ये हो गया आपका पहले साल का, जो ऊपर आपने CSC लिया था ये वाला। नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये आपने एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर किया, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर बेटा, सॉरी, राइट। और नॉर्मल प्रोविजन एंट्री, एक नॉर्मल प्रोविजन एंट्री क्या रहेगी बेटा? CSC कितना था सेकंड ईयर? 794, साथ में ब्याज भी तो कॉस्ट है ना बेटा आपको, साथ में ब्याज भी कॉस्ट है 72 to 258। तो अगर आप देखोगे इंटरेस्ट 72 to 258 टू DBO पेएबल, मतलब आइडियली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एंट्री क्या होगी? अगेन CSC, इंटरेस्ट टू DBO पेएबल, ऐसे हर साल मैं एंट्री करते जाऊंगा। 5 साल बाद आपने एक नॉर्मल पेमेंट एंट्री दिखानी है, एक नॉर्मल आउटस्टैंडिंग एंट्री पे करने की एंट्री कर दी। पैसा आ रहा है, जा रहा है, तो जा रहा है बैंक को क्रेडिट करेंगे और जो भी पेएबल था उसको डेबिट कर देंगे। एंट्री बन जाएगी आपकी DBO पेएबल टू बैंक एट द एंड ऑफ 5th ईयर। आप वो जो अमाउंट पे कर रहा था उसको पे करके खत्म कर दो। ये आपका नॉर्मल एंट्री रही चाहिए, राइट। सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। सबसे पहले आप बोनस निकालते हो, दैट इज डिफाइंड बेनिफिट निकालते हो। सैलरी निकाला, सैलरी का 9% निकाला, उसको 5 किया, 20 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हम निकालते हैं एलोकेटेड बेनिफिट, एलोकेटेड बेनिफिट, राइट, ये निकाला। उसके बाद हम निकालते हैं CSC। व्हाट इज CSC? करंट सर्विस कॉस्ट। उसको हम डिस्काउंट करते हैं, लेकिन डिस्काउंटिंग जो है रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये जो PV आ जाता है आपका, PV, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। PV को ही हम CSC बोलते हैं, PV को हम क्या बोलते हैं? CSC, दैट इज करंट सर्विस कॉस्ट। और उसके बाद हम टेबल बनाते हैं ओपनिंग, इंटरेस्ट, CSC एंड क्लोजिंग। ये CSC तो यहाँ पे कॉपी हो जाता है, पहले और दूसरे साल में ओपनिंग, पहले साल में ओपनिंग इंटरेस्ट नहीं आता है, राइट। CSC जो आएगा यहाँ से, ये क्लोजिंग हो जाएगा। क्लोजिंग इज नथिंग बट इन तीनों का एडिशन। फिर यहाँ पे ओपनिंग बन जाएगा, ऐड करेंगे, अगेन CSC गिवन रहेगा, तीनों का ऐड करो, आपका क्लोजिंग बन जाएगा। ऐसे 5 साल तक कंटिन्यू करना है। लास्ट ईयर में आपको जो स्टेप 1 में आंसर मिला था डिफाइंड बेनिफिट, वो रहेगा, और इंटरेस्ट विल बी बैलेंसिंग फिगर, ये आपके स्टेप्स रहने वाले हैं, राइट। ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद नॉर्मल एक्सपेंस पेएबल की एंट्री क्या रहती है? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम क्या रखा बेटा मैंने? CSC। व्हाट इज CSC? करंट सर्विस कॉस्ट टू DBO पेएबल। सेकंड ईयर में CSC तो रहेगा, साथ में ब्याज भी लगा, मुझे ब्याज का भी कॉस्ट है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब फाइनेंस कॉस्ट, राइट। तो इंटरेस्ट, CSC एंड टू DBO पेएबल हर साल करेंगे, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, और 5 साल बाद आप एक नॉर्मल एंट्री पे कर दोगे, दैट इज DBO पेएबल टू बैंक, दैट्स इट। ये आपका हो गया एंट्री। दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ नोट्स हैं इसके ऊपर, नोट्स क्या है प्लीज ध्यान दीजिए। डिस्काउंट रेट, सैलरी हाइक रेट, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर ऑल एस्टिमेटेड बाय एक्चुअरीज। एक्चुअल पर्सन जो रहते हैं बेटा, ये कोर्स है आपके लिए, आपके जैसे ICAI है वैसे ही एक्चुअल का भी एक है। तो एक्चुअलीज डिफाइन करते हैं, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं बेटा, ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट है। जो भी डिस्काउंट रहेगा, जो भी सैलरी रहेगा, जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रहेगा, जो भी इंश्योरेंस प्लान में रहता है, वो सब एक्चुअलीज डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, इफ देयर इज अ चेंज इन अबव एस्टिमेट्स देन DBO लायबिलिटी विल आल्सो चेंज। अगर इनमें से कुछ भी चेंज होता है, डिस्काउंट चेंज हुआ, सैलरी हाइक रेट चेंज हुआ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चेंज हुआ, कुछ भी चेंज होता है, तो सीधी बात है आपका DBO लायबिलिटी जो था, दैट इज DBO पेएबल, वो चेंज होगा। नेक्स्ट,
इफ देयर इज इंक्रीज इन लायबिलिटी वी से इट इज एक्चुअल लॉस। अगर मेरी लायबिलिटी मतलब लायबिलिटी बढ़ गई तो ऑब्वियसली मेरा नुकसान हो गया। तो नुकसान क्या करेगा, डेबियो पेबल, लायबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, मतलब एक लायबिलिटी हैज अ क्रेडिट बैलेंस, बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करेंगे और नुकसान हुआ, नुकसान को क्या बोलते हैं एक्चुअल लॉस, वो कहां जाएगा पीएनएल डेबिट में। और अगर सिमिलरली अगर इसकी वजह से ये चेंज करने की वजह से कुछ लायबिलिटी कम हो जाती है, मेरा फायदा हो गया, लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करेंगे और फायदे को हम क्या करेंगे गेन, एक्चुअल गेन बता देंगे और उसको पीएनएल क्रेडिट में शो कर देंगे। दिस इज द पॉइंट राइट। तो जो भी पॉइंट्स थे, जो भी डिस्काउंट रेट था, सैलरी रेट था, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज था, ये सबसे फर्क पड़ेगा डीबीओ लायबिलिटी पे। अगर बढ़ रहा है तो नुकसान, कम हो रहा है तो फायदा। बेसिक जर्नल एंट्रीज है, मतलब कुछ ज्यादा लर्न नहीं करना है आपको राइट। नेक्स्ट, डिफाइंड बेनिफिट एसेट, व्हाट इज इट, डिफाइंड बेनिफिट एसेट दैट इज नथिंग बट, उसको हम क्या बोलते हैं प्लान एसेट। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है बेटा, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है बस। अब आप याद करो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपके लिए क्या है, तो आप बोलोगे सर एसेट है। इसको हमने क्या बोल दिया, डिफाइंड बेनिफिट एसेट, डीबीए बोल दिया या फिर इसको प्लान एसेट बोल दो, नाम चेंज किया बेटा, कंसेप्ट नहीं बदल सकते। एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट है, लायबिलिटी, तो आप बोलोगे सर एसेट है, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सिंपल राइट। अगर हम परचेस करते हैं और अगर कंट्रीब्यूट करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे टू बैंक लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट मोर कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर मैं और कंट्रीब्यूशन करता हूं और अगर खरीदता हूं तो उसको हम और मतलब टू बैंक लिख जाएंगे। अगर मैं बेचता हूं तो हम लिखेंगे बाय बैंक सेल राइट। बस यहां पे एक दो चीजें चेंज होने वाली है, वो चेंज क्या होने वाली है वो हम देखते हैं। सो बेसिकली डीबीए दैट इज डिफाइंड बेनिफिट एसेट या फिर इसको प्लान एसेट बोलते हैं, इट इज नथिंग बट एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट राइट। देखते हैं क्या बोल रहा है, एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या है, तो मैंने इसके साथ ही आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज नथिंग बट प्लान एसेट टू बैंक। मैंने एक इन्वेस्टमेंट परचेस किया, इन्वेस्टमेंट परचेस करने के एंट्री इन्वेस्टमेंट टू बैंक 5000 कंट्रीब्यूट किया राइट। उसके बाद एज पर एक्चुअल एजम्पशन ये दिया रहेगा आपको, दैट इज री इन्वेस्ट। जैसे अगर मुझे ब्याज मिलता है, ब्याज मिला तो ब्याज का मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा मैं और इन्वेस्ट कर दूंगा। तो मैंने और खरीद लिया, मतलब मैंने और इन्वेस्टमेंट परचेस कर लिया, तो इनकम जो भी रहेगा उसको री इन्वेस्ट कर दो, जैसे 8%, 10%, 5% जो भी रहेगा राइट। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस भी उन्होंने देके रखा है 6000 एज पर एक्चुअल गेन, ये भी गिवन रहेगा, ये भी गिवन रहेगा, ये भी गिवन रहेगा, सब कुछ गिवन है। तो जो भी डिफरेंस रहेगा, जो भी डिफरेंस, दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस व्हाटएवर द केसेस। बेटा आप याद करो, गेन पीएनएल के क्रेडिट में आता है तो एसेट के डेबिट में, लॉस पीएनएल के डेबिट में तो एसेट के क्रेडिट में राइट। उसके बाद मैंने सेकंड ईयर भी कंटिन्यू किया इसको, सेकंड ईयर कंटिन्यू किया, लेट्स से 6000 यहाँ आ गया। मैंने अगर और कंट्रीब्यूट किया तो टू बैंक आएगा, और अगर इस पर मैं कुछ इनकम जनरेट करूँ तो टू इनकम भी आएगा, क्योंकि इनकम इज ऑल्सो री इन्वेस्टेड, ये assumption है एएस का। अब सवाल उठता है मैंने इन्वेस्ट क्यों किया, पहले वो सवाल उठता है राइट। सीधी बात है, अगर मुझे आपको देना है, अगर मुझे आपको देना है, मुझे जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है, मुझे 52 लाख देना था आपको राइट। 52 लाख अगर देना है तो कैसे मैं हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा साइड करूं बेटा, क्योंकि एक साथ 52 नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल सेव करते जाता हूं, हर साल राइट। अब जैसे मैंने एम्प्लॉइज को बोला तो सही 5 साल, सबके 5 साल एक साथ पूरे थोड़ी होंगे बेटा, सबको बोल के रहेगा 5 साल बाद बोनस दूंगा, कोई शायद 2 साल बाद ज्वाइन करेगा, कोई 3 साल बाद ज्वाइन करेगा। तो मैं सबके लिए इन्वेस्टमेंट करते जाता हूं, जैसे जैसे एम्प्लॉय के बोनस आते जाएंगे मैं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बेचूंगा, उनको पैसे उसमें से देते रहूंगा, मतलब मेरा बिजनेस हैम्पर नहीं होगा, मेरा बिजनेस स्मूथली चलता रहेगा राइट। तो इसलिए मैं एक इन्वेस्टमेंट भी करके रखता हूं कि वो बेच के मैं उनको पैसा दे पाऊं राइट। आगे तो यहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आ गया, टू बैंक आ गया, टू इनकम आ गया, मतलब ये तीनों इन्वेस्टमेंट होगा। आपको ये ध्यान में रखना है बेटा, ओपनिंग बैलेंस भी आएगा अगर कंट्रीब्यूट होता है, और अगर उस पर कुछ इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है तो वो आप री इन्वेस्ट करोगे, मतलब टू इनकम भी आप यहीं पे लिखोगे। आगे बाय बैंक दैट इज बेनिफिट्स पेड, इसको हम नॉर्मली बेनिफिट्स पेड बोलते हैं। बेनिफिट्स पेड क्या है, बेसिकली मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया और वो पैसों से मैंने एम्प्लॉइज को पेमेंट कर दिया। यहाँ पे लिखा है सोल्ड टू पे सर्टेन एम्प्लॉइज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इग्नोर प्रॉफिट लॉस सिंस इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन द इनकम। ये जो इनकम बताया था ना बेटा, ये इनकम किसने बताया था, एक्चुअल ने बताया था। एक्चुअल ने बताया था 8% लेना है, 9% लेना है, 10% लेना है। अब वो कैसे लेते हैं, तो वो प्रॉफिट लॉस भी लेके रखते हैं, जैसे मैंने नीचे रख दिया एक्सपेक्ट रिटर्न जो था इनकम रिटर्न, तो उसने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिया 9%, इस पे कैपिटल गेन ऑन सेल 2% आया और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 1% आया, सब कुछ प्लस माइनस करके उन्होंने नेट रेट दे दिया, मतलब मेरा काम आसान कर दिया। मैं आपको बोल रहा हूं उस पर कुछ फायदा कुछ नुकसान देखने की जरूरत नहीं है, जितना भी बेनिफिट्स पेड आएगा। इन शॉर्ट बेनिफिट्स पेड क्या रहता है, मैंने एक एसेट बेच दिया और उससे मैंने लोगों को पैसा दे दिया, मतलब एम्प्लॉइज को पैसा दे दिया। तो यहाँ पे 1500 आया, तो अगर आप चेक करोगे 6000 ओपनिंग बैलेंस था, मैंने टू बैंक मतलब और कंट्रीब्यूट किया और मैंने एसेट परचेस किया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट 9000 का हो गया, इनकम हो गया 1000 रुपए, टोटल कितना हो गया 10,000। 1500 का मैंने बेच दिया, मतलब बचना चाहिए था 850। वो क्लोजिंग में बोल रहा है 8100, ये गिवन है, ये फेयर वैल्यू गिवन है राइट, मतलब 400 रुपए का नुकसान हुआ यहाँ पे, तो एक्चुअल लॉस हुआ 400। तो बैलेंसिंग आपको फिगर्स ऐसे ही देना है, गेन या लॉस। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां आता है पता है क्या, ये इनकम में आता है।
ये इनकम में आता है। ये इनकम में क्या पॉइंट है, ये इनकम में आपको रेट कैसे लेना है वो आपको चेक करना है। तो मैंने नीचे बैक टू बैक 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं आपको ये कंसेप्ट समझाने के। प्रैक्टिकल कंसेप्ट में सिर्फ इकलौता ये क्वेश्चन, एक वो ऊपर मैंने आपको दिया वो इंटरेस्ट वाला, राइट, एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और एक ये वाला है वो डीपीपी वाला, और एक ये डिफाइंड बेनिफिट एसेट वाला। चेक करते हैं क्या है। तो बैक टू बैक 4 क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट और लॉस समझने के लिए प्लीज ध्यान देना। 1423, 1423, 1423 सबका ओपनिंग डेट फर्स्ट डेट पे क्या क्या दिया है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान एसेट्स, मतलब कहने से इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10 लाख रुपए। कंट्रीब्यूशन टू प्लान एसेट्स, साल के पहले दिन मैंने और कंट्रीब्यूट किया, मतलब सीधी बात है इस पे भी ब्याज मिलेगा मुझे, साल के पहले दिन कंट्रीब्यूट किया 2 लाख रुपए। और साल के पहले दिन बेनिफिट्स पेड, मतलब कहने से मैंने बेच दिया। तो अगर मैं ये तीनों को रिकॉर्ड करूं बेटा, ये तीनों को रिकॉर्ड करूं एक प्लान एसेट मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10 लाख रुपए। टू बैंक कितना आएगा, 2 लाख रुपए। और मैंने बेनिफिट्स पे किया मतलब सेल कर दिया, बाय बैंक कितना आएगा, 3 लाख रुपए। और आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया इस पे प्रॉफिट लॉस इग्नोर कर रहा हूं, राइट, कुछ नहीं है। क्या ये साल के पहले दिन दिए थे बेटा 141414? आंसर इज यस। अब मुझे बताओ 14 की ओपनिंग कितना था आपके पास, 10 लाख, और कितना इन्वेस्ट किया, 2 लाख, मतलब टोटल कितना हो गया, 12 लाख। 12 लाख में से 3 लाख तुम बेच चुका हूं, मतलब मेरे पास साल के पहले दिन कितना पड़ा है, तो कहने से 9 लाख पड़ा है। साल के पहले दिन कितना पड़ा है, 9 लाख रुपए। 10 लाख था और परचेस किया, 12 लाख हो गया, उसमें से 3 लाख ऑन द स्पॉट, ऑन द वेरी फर्स्ट डेट मैंने बेच दिया। अगर मैं ऑन द स्पॉट बेच देता हूं तो यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेशंस आपको बराबर करने पड़ेंगे। एक्सपेक्ट रेट कितना है, 10%, और फेयर वैल्यू मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1030। अब आपको सिर्फ ये कंट्रीब्यूट करना है, ये 3 फिगर्स मैंने आपको लिखा के दे दिया बेटा, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख। क्लोजिंग बैलेंस उसने दे दिया फेयर वैल्यू पे 10.3। यहां पे इनकम आपको लिखना है, इनकम कितना लिखना है बेटा, तो कहने से 9 लाख का 10%, क्योंकि उसने क्लियरली बोला एक्सपेक्टेड रेट इज 10%, तो कितना आ जाएगा 90,000। जो भी डिफरेंस आया, यहां पे आया तो लॉस, यहां पे आया तो गेन, दैट्स इट। तो आपने एसेट अकाउंट बनाया बेटा, चेक करो। ओपनिंग बैलेंस दिया 10 लाख रुपए, आपने कंट्रीब्यूशन किया 2 लाख रुपए, आपने सेल किया 3 लाख रुपए, ये हो गया यहाँ पे 10,30,000 का, यहाँ आ गया 10,30,000 का क्या आया बेटा, फेयर वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेट कितना निकाला मैंने, 10% ऑफ 9 लाख विच कम्स टू 90,000, राइट। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, 40,000, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल गेन, राइट। तो ये टैली हो गया। अगर आप देखोगे व्हाट इज माय टोटल रिटर्न, देन टोटल मैंने कितना कमाया, तो कहने से ये 90,000 तो कमाया ही कमाया और 40,000 गेन भी हुआ बेटा। तो यहाँ पे व्हाट इज द एक्चुअल रिटर्न फॉर द ईयर, इट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न जो ऊपर था 90,000 प्लस एक्चुअल गेन आया 40,000, टोटल कितना हो गया 1,30,000, राइट। तो यहाँ पे ये अकाउंट हमारे सिंपल हो गया, दैट मीन्स ये एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही है। प्रॉफिट लॉस भी इग्नोर करना है बेटा, तो सिंपल हो रहा है कैलकुलेशन, राइट। अब ध्यान देना सिर्फ वो डेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम डेट, लेकिन डेट चेंज हो गई। अगर सेम क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सिर्फ डेट चेंज कर दिया, 31 मार्च कर दिया। मतलब आपके पास साल के पहले दिन कितना था, 10 लाख रुपए, राइट। साल के पहले दिन 10 लाख रुपए था, ये साल भर 10 लाख रहा। साल के एंड में आपने और 2 लाख इन्वेस्ट किया, तो सीधी बात है साल के एंड में करोगे इस पे थोड़ी ब्याज दूंगा आपको। और साल के एंड में आपने बेचा तो सीधी बात है इस पे भी ब्याज माइनस नहीं होगा। मतलब कहने से साल के पहले दिन से 14 से लेकर 31 मार्च तक ये 10 लाख रुपए आपने एज इट इज रहने दिया, 10 लाख, और यहां आपने परचेस किया और यहां पे सेल किया। कहने से ये 10 लाख तो पूरा साल भर था ना आपके पास। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, कहने से 10 लाख से लेके आगे 10%। तो अगर आप चेक करोगे तो ओपनिंग बैलेंस था, बैंक था, सेल था, क्लोजिंग बैलेंस था, ये तो 4 गिवन थे। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सिर्फ ये रिटर्न, सिर्फ ये रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो रहा है बेटा, तो 10 लाख पे 10% हो रहा है विच कम्स टू 1 लाख। टोटल कितना हो गया 1,30,000। अगर आप चेक करोगे व्हाट इज द टोटल आंसर, तो आप बोलोगे सर पहले भी वही था, पहले 90 और 40 आ रहा था, अब 1 लाख और 30 आ रहा है। टोटल रिटर्न कितना हो रहा है, एक्चुअल रिटर्न 1,30,000, राइट। नेक्स्ट रेफर अबव क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन करना है। डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, डेट ऑफ एक्विजिशन एंड बेनिफिट्स पेड आर ऑन 110। नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये साल के बीच में हो रहा है, तो साल के बीच में आपको क्या करना पड़ता है, आपको चेक करना पड़ता है नेट कंट्रीब्यूशन कितना है, मतलब मैं कितना परचेस कर रहा हूं और कितना सेल कर रहा हूं, और उसका कंपाउंड रेट निकालना पड़ता है। अब अगेन ये कंपाउंड रेट आपके स्टडी मटेरियल में कहीं भी नहीं दिया है बेटा, लेकिन उसका मैंने आपको फॉर्मुला यहां निकाल के दिया है, प्लीज ध्यान देना क्या है। इन दिस केस वी यूज द कंपाउंडेड रेट ऑन नेट कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज द नेट कंट्रीब्यूशन, मतलब कहने से मैंने परचेस किया 2 लाख लेकिन सेल किया 3 लाख, देखा जाए तो पैसा जा रहा है ज्यादा, राइट। मैंने इन्वेस्ट किया 2 लाख, जा रहा है 3 लाख, मतलब कहने से 1 लाख नेगेटिव हो रहा है उल्टा, 1 लाख का उल्टा बेच रहा हूं मैं, राइट, ज्यादा बेच रहा हूं, तो 1 लाख रुपए नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ गया आपका, राइट। 6 मंथली कंपाउंड रेट कैसे निकालोगे, अब 6 महीने का, 6 महीने का रेट। अब अगेन यहाँ 3 महीने का भी आ सकता था, तो 3 महीने का फॉर्मुला चेंज हो जाएगा, बट आपको 6 महीने मैक्सिमम केस है, उससे ऊपर नहीं है, आपको तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस एनुअल रेट, व्हाट वाज द एनुअल रेट, 10%, तो 1 प्लस 10% विल गिव यू अंडर रूट ऑफ 1.1 माइनस 1 इंटू 100, ये आपका फॉर्मुला है। तो दिस कम्स टू 4.88, दिस कम्स टू 4.88। करना क्या है, करना ये है कि अगर यहाँ पे 10 लाख था और आप साल के बीच में यहाँ पे परचेज भी कर रहे हो और सेल भी कर रहे हो, तो करना ही है ये 10 लाख पे पूरे साल भर का करना है।
और जो भी आपका परचेस सेल था उस पर आपको कंपाउंड रेट लगा के 6 महीने का जो आपने रेट निकाला 4.88 उससे कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको बाकी सब चीजें सेम थी बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग बैंक सब कुछ सेम था। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, आपको 10 लाख पे 10% पूरा लेना है, लेकिन क्योंकि 1 लाख नेगेटिव कंट्रीब्यूशन था तो आपका अमाउंट माइनस हो जाएगा। 1 लाख पे 0.488 माइनस कर दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 95,120 और आपका एक्चुअल गेन बचेगा 34,880। द लास्ट पॉइंट मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे कि अगर साल के बीच में रहता है तो आपको क्या करना है, तो साल के बीच में इस तरह हमको ये करना है। अगेन प्रॉफिट लॉस पूरा इग्नोर करना है, आपको यहाँ फेयर वैल्यू सब गिवन रहेगा। आप देखोगे तो 1 2 3 4 ये 4 वैल्यू तो गिवन थी बेटा, जो मेन गेम चल रहा था वो सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न पे चल रहा था। रिटर्न आपको कंपेयर कैसे करना है, आपको डेट चेक करना है, अगर फर्स्ट डेट है, लास्ट डेट है या साल के बीच में, साल के बीच में है तो नेट कंट्रीब्यूशन पे आपको कंपाउंड रेट लेना पड़ेगा 6 महीने का। और कंपाउंड रेट का मैंने यहाँ पे फॉर्मुला दिया, फॉर्मुला क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एनुअल रेट जो 10% दिया था माइनस 1 इंटू 100 दिस विल गिव द 6 मंथली कंपाउंड रेट, राइट। आई होप ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट, अब इसके अंदर वो आगे और क्या पॉइंट ऐड करने चाहता है, यही सेम क्वेश्चन में मतलब जो हमने अभी निकाला कि आपका गेन कितना है 34,880, राइट। इसके अंदर वो और क्या बोलना चाहता है प्लीज ध्यान देना, जो मैंने ऊपर वाला पॉइंट लिखा था, इफ देयर इज अ चेंज इन लायबिलिटी, राइट, आपकी लायबिलिटी बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, तो वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ कितना आया 10,24,230। अगेन ये क्वेश्चन में और एड ऑन पॉइंट है बेटा, अगर प्लान एसेट पे आया तो प्लान एसेट के बाद और एक्स्ट्रा पॉइंट ये कुछ दे सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीबीओ पेबल कितना आया 10,24,230 और एक्चुअल लॉस ऑन ऑब्लिगेशंस फॉर ईयर 23-24 कितना आया 12,500। मतलब क्या, अब अगर आप ऊपर देखोगे मेरी फेयर वैल्यू कितनी है बेटा, मेरी फेयर वैल्यू 10,30,000 और ऑब्लिगेशन मतलब कहने से पेएबल था, आपको याद आ रहा होगा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, राइट। ऑब्लिगेशन क्या था, जो मुझे पे करना है, मुझे पे करना है सिर्फ 10,24,000 और मेरा एसेट है 10,30,000 का। कहने से मैं फायदे में चल रहा हूँ, यस मैं फायदे में चल रहा हूँ, तो कहने से ये मेरा सरप्लस है। अगर आप देखोगे मेरा ऑब्लिगेशन था सिर्फ 10,24,000, ऑब्लिगेशन मतलब मुझे पे करना है, आई हैव टू पे, राइट, डीबीओ पेएबल इफ यू रिमेंबर। उसके बाद मेरा एसेट है 10,30,000 का, मेरा सरप्लस बच रहा है कितना 5770, ये मेरा सरप्लस है, राइट। आगे व्हाट इज द एक्चुअल गेन इन दिस केस 34,880। क्या उस साल लॉस भी हुआ था, एक्चुअल लॉस उन्होंने दिया है, फाइनेंशियल एक्चुअल लॉसेस कितना था 12,500, तो आपका नेट गेन कितना हुआ 22,330, इतना ही आपको शो करना है। नेक्स्ट, द एक्चुअल गेन और लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम एंड एक्सपेंस इन द ईयर इटसेल्फ, इट कैन नॉट बी डिफर्ड। अगेन एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअल गेन या लॉस को आप डिफर नहीं कर सकते हो, आपको ऑन द स्पॉट उसको पीएल डेबिट या पीएल क्रेडिट में लिखना पड़ता है। तो ये आपका पॉइंट हो गया। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये आपका बैलेंस शीट है, सॉरी ये प्लान एसेट है। प्लान एसेट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस फेयर वैल्यू आपको गिवन रहेगा, मतलब ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ये होता है टू बैंक, इसको हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड, और इसको हम बोलते हैं बाय बैंक, इसको हम बोलते हैं बेनिफिट्स पेड, इसको हम क्या बोलते हैं बेनिफिट पेड, इन शॉर्ट सेल, राइट। गेम कहां रहता है आपका यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्न पे, एक्सपेक्टेड रिटर्न, यू हैव टू प्ले द गेम ओवर हियर, राइट। मैंने आपको क्या बताया, अगर साल के बीच में रहा तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेट कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब आपने परचेस कितना किया और सेल कितना किया, परचेस माइनस सेल जो भी नेट रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहेगा उसको आपको यहाँ पे नेट रेट लेना है। मतलब ओपनिंग पे तो साल भर का लेना है, लेकिन बीच में जो रहेगा उसको कंपाउंड रेट लगाना है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एनुअल रेट माइनस 1 इंटू 100, ये आपका रेट आ गया, राइट। आपने एक्सपेंड रेट निकाला, फिर जो भी आपका बैलेंस में रहेगा, यहाँ पे आया तो लॉस, यहाँ पे आया तो गेन, इतना पॉइंट हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ आपको ये क्लोजिंग बैलेंस आपका आया था इस क्वेश्चन में 10,30,000, ये मेरा एसेट है, राइट, ये मेरा एसेट है और मेरा ऑब्लिगेशन इसके अगेंस्ट में सिर्फ 10,24,000 है 530, तो कहने से मैं फायदे में चल रहा हूं, उसको हम बोलते हैं सरप्लस, इसको हम क्या बोलते हैं सरप्लस, राइट। अब हम बात करते हैं ये गेन की, गेन कितना आया था हमारा 34,880। अब ये गेन आया, इसमें से अगर इस साल और भी कुछ लॉस हुआ है दूसरी जगह पे तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ था 12,500। तो गेन माइनस लॉस जो नेट गेन रहेगा वो अपने पीएल क्रेडिट में करना चाहिए, जिसको हम डिफर नहीं कर सकते। ये आपको ये केस बता रहा है, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट पास्ट सर्विस कॉस्ट, मैंने लिख के भी रखा है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आपके एएस में है तो हमने एक बार कवर कर लिया। व्हाट इज पास्ट सर्विस कॉस्ट बेसिकली, तो पास्ट सर्विस कॉस्ट मींस एडिशनल बेनिफिट्स पेएबल टू एम्प्लॉइज ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन द प्लान। मैंने सोचा था मैं आपको बोनस दूंगा 3%, बोनस दूंगा 5%, लेकिन फ्यूचर में जैसे 2 साल हुए मैंने आपको बोल दिया मैं बेनिफिट दूंगा आपको 12%, 10% का मैं आपको 12% दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सीधी बात है, अगर मैं मॉडिफाई करूंगा ये तो मेरा लॉस हो रहा है, राइट, लॉस हो रहा है। तो ये पास्ट सर्विस कॉस्ट है जो हो चुका है लेकिन उसका मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करोगे, उसने वो पूछा है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ईयर 0 पे, ईयर 0 मतलब मैंने पहले सोचा था अनाउंस बोनस ऑफ 10% आफ्टर 5 ईयर्स। मैंने आपको बोला था मैं आपको 10% बोनस दूंगा लेकिन अभी नहीं दूंगा, मैं 5 साल के बाद दूंगा, राइट। बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर मॉडिफिकेशन बोनस 12%, मैंने चेंज कर दिया, मैंने बोल दिया 12%। अब सीधी बात है पीछे के 3 साल या पीछे के 2 साल मैं तो 10% पे अब ऑलरेडी सीएससी दैट इज करंट सर्विस कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर चुका हूं प्रेजेंट वैल्यू करके, ऊपर जो हमने नहीं किया था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताया था मैंने आपको, राइट। तो वो टाइम पे आप क्या करोगे, चेंजेस इन पीएससी विल बी गिवन
एंड डीबीओ एंड इंटरेस्ट पेबल विल ऑल्सो चेंज। आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि अगर आपका चेंज होता है तो डीबीओ दैट इज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन और इंटरेस्ट जो आपने पूरा कैलकुलेशन किया था वो पूरा बदल जाएगा जो आपने ऊपर किया था। क्यों? क्योंकि आपने पहले किया था 10% पे, अब कितने पे करना पड़ेगा? 12% पे। कैलकुलेशन नहीं आएगा, ये हमेशा गिवन रहेगा। चेंजेस इन पीएससी विल ऑलवेज गिवन। आपको सिर्फ वो क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा? वो क्वेश्चन ये पूछेगा एमोटाइज्ड है या अनएमोटाइज्ड है। एमोटाइज का मतलब क्या हो गया? जो एम्प्लॉइज को आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, जो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं, और एक एम्प्लॉइज है जिनको आपने पे नहीं किया अब तक, उसको हम बोलते हैं अनवेस्टेड एम्प्लॉइज, राइट। तो एक होता है वेस्टेड एम्प्लॉइज। अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मिस्टर एक मेरा एम्प्लॉय है, उसके 5 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब मैं उसको 10% बोनस दे चुका हूं। जस्ट बिकॉज मैंने बीच में रिवाइज किया, सीधी बात है वो भी उठ के आएगा मेरे पास, वो बोलेगा सर मैंने क्या गुनाह किया, मेरे को आप 10% दे रहे हो, बाकी सबको 12% दे रहे हो, उल्टा वो तो मेरे बाद आए, तो क्या मुझे उसको भी रिवाइज करके देना पड़ेगा? द आंसर इज यस। क्या मैं ऑलरेडी उसको बोनस दे चुका था? द आंसर इज यस। मतलब वो ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था, फिर भी उसको 2% ज्यादा देना पड़ा, क्योंकि अब नहीं दूंगा उसको अगर बोनस तो वो छोड़ के चला जाएगा। ऑब्वियसली मैं उसको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने सालों से अगर वो मेरे पास है, तो दूसरे को जो नए वाले हैं उनको 12% दूंगा, तो उसको भी तो 12% करके देना पड़ेगा ना मुझे। दैट मीन्स उसको बोनस देने के बाद भी मुझे और देना पड़ रहा है। क्या वो ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है? यस। एक्स्ट्रा बोनस मुझे ऑन द स्पॉट देना पड़ रहा है। क्या ऑन द स्पॉट आप डायरेक्ट पीएनएल में डालोगे? द आंसर इज यस। इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इन पीएनएल, डायरेक्ट उसको ऑन द स्पॉट देना पड़ेगा। लेकिन जो अनवेस्टेड है, जिनके 5 साल पूरे नहीं हुए, मैं बोलूंगा ठीक है ना यार, उनको देना बाकी है, तो इसको आप क्या करोगे? टू रिकॉग्नाइज इन द पीएनएल इन द रिमेनिंग लाइफ। 2 साल 3 साल जितने ही बाकी हैं उतनी लाइफ में आप धीरे धीरे करके पीएनएल में खर्चा बताओगे। बस इतना ही पॉइंट है। तो यहाँ पे जब भी वो आपको बोलेंगे, जब भी वो बोलेंगे पास्ट सर्विस कॉस्ट के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो आप सिर्फ क्या बोलोगे? जितना भी आपका चेंजेस इन पीएससी है, चेंजेस इन पीएससी दैट इज पास्ट सर्विस कॉस्ट, एक था सीएससी करंट सर्विस और एक है पीएससी पास्ट सर्विस, राइट। अगर वो गिवन है तो आप उसको सिर्फ पूछेंगे वेस्टेड है या अनवेस्टेड है, वेस्टेड है या अनवेस्टेड है। मतलब अगर वेस्टेड है मतलब क्या है? एमोटाइज्ड। वेस्टेड मतलब एमोटाइज्ड, और अनवेस्टेड मतलब क्या? अनएमोटाइज्ड। मतलब जो हो चुका है, जो नहीं हुआ है। जो हो गया है इमीडिएट मान लो, जो नहीं हुआ है उसको रिमेनिंग लाइफ में एमोटाइज कर दो, मतलब धीरे धीरे करके उसको शो करना, राइट। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने, अमेंडमेंट इन ग्रेच्युटी एक्ट, पहले आपने बोला था 10 लाख देना है, लेकिन क्योंकि अमेंडमेंट हो गया अब ग्रेच्युटी उनको 20 लाख देनी पड़ेगी। तो सीधी बात है, जिनको अब ज्यादा देना पड़ेगा, जो हो गए हैं उनको भी 20 लाख देना पड़ेगा, जिनका अभी रिटायरमेंट स्टेज नहीं आया, जो भी रिमेनिंग लाइफ बाकी है उसमें मैं वो जो भी लॉस हो रहा है एक्स्ट्रा, उसको मैं पीएनएल डेबिट में करना शुरू करूंगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, कर्टेलमेंट ऑफ एंड सेटलमेंट। कर्टेलमेंट क्या रहता है? मैंने एक बोनस प्लान अनाउंस किया था, लेकिन मैंने बोल दिया बस बोनस नहीं देने वाला हूं, खत्म करना है इसको। लेट्स से वी अनाउंस द बोनस प्लान बाय ऑफ 15% फॉर आवर पुणे फैक्ट्री। हमने सोचा था कि हम बोनस देंगे 15% का। यस, वी डिसाइडेड अ बोनस प्लान 15% फॉर आवर पुणे फैक्ट्री। हमने सोच के रखा था। फर्स्ट ईयर में सीएससी हमने बुक किया। ऑब्वियसली हमने करंट सर्विस कॉस्ट निकाला होगा, जो स्टार्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का। सेकंड में हमने सीएससी और इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों निकाला था। क्या एंट्री थी याद करो? तो एंट्री थी सीएससी एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सीएससी टू डीबीओ पेएबल, ये एंट्री थी। सेकंड ईयर में हमने इंटरेस्ट कॉस्ट भी निकाला था टू डीबीओ पेएबल, राइट। थर्ड ईयर में मैंने बोल दिया मैं कुछ नहीं देने वाला, 0। थर्ड ईयर में कैंसिल द प्लान सिंस द कंपनी वाज इन लॉसेस। मैंने बोल दिया कि भाई देखो, मैंने सोचा तो था बोनस दूंगा, लेकिन मेरी कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है, मैं बोनस नहीं देने वाला हूं। तो कहने से ये नुकसान जो आपने अज्यूम किया है वो अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अब सीधी बात है, कुछ एम्प्लॉइज चिढ़ जाएंगे यहाँ पे, सर ऐसे कैसे, हमने तो 2 साल इतनी अच्छे से मेहनत किया है, अब आपकी कंपनी लॉस में आ रही है तो हम क्या करें, हमको हमारा बोनस चाहिए। तो सेटलमेंट करना पड़ेगा, तो कहने से कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब लॉजिकल सोचो क्या कर रहे हैं। कहने से अब ये लाइब्रेरी नहीं रही, तो कहने से डीबीओ पेएबल इसको डेबिट करना पड़ेगा। 2 यहां पे वर्ड क्या यूज किया मैंने? अनअमोटाइज्ड पीएससी। अगर कुछ रहा तो, अगर इफ एनी यूज किया मैंने, इफ एनी पास मॉडिफिकेशन, राइट। 2 बैंक सेटलमेंट अगर देना पड़ेगा, और 2 गेन ऑन कर्टेलमेंट, अगर आपको जो भी अमाउंट बाकी था डीबीओ पेएबल लाइब्रेरी जो भी थी आपकी, सिंस वी हैड कैंसिल, तो आपकी लाइब्रेरी पूरी कम हो जाएगी, मतलब वो लाइब्रेरी अब रही नहीं, उसको 0 कर दो। अगर इन रिटर्न कुछ पे करना पड़ता है तो 2 बैंक का देना। अगर कुछ अनएमोटाइज्ड है, मतलब कुछ एसेट भी पड़ा है, तो सीधी बात है, अनएमोटाइज्ड मतलब क्या, मैंने उसको एसेट शो करके रखा है, उसको 0 कर देना। एसेट हैज डेबिट बैलेंस क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे। अनएमोटाइज्ड का मतलब क्या होता है? इट हैज नॉट बीन एमोटाइज्ड, मतलब वो आपने एसेट बता के रखा है, उसको कम करना पड़ेगा। एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, एंड इस पे मेरा फायदा होगा टू गेन ऑन कंटेनमेंट। अगेन इस पे एग्जांपल दिया मैंने, प्लीज ध्यान देना। एंटिटी कैंसल्स विदाउट सेटलमेंट, सेटलमेंट भी नहीं हुआ, मतलब 1 रुपया भी देना नहीं है। सोचो क्या हुआ? पीवी ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब जो मुझे लौटाना है, बिफोर कटेलमेंट आफ्टर कटेलमेंट। 2000 था, अभी 1700 हो गया, कहने से मेरे 300 रुपये कम हो गए। 300 रुपये कम हो गए, मतलब मेरी लाइब्रेरी कितने से कम हुई? 300 रुपये से। तो बहुत सिंपल सा रूल है, मैं डीबीओ पेएबल सीधा 300 रुपये से कम कर दूंगा, मेरी लाइब्रेरी कम हो रही है, राइट। उसके बाद एसेट्स आज भी उतने हैं, तो देयर इज नो चेंज इन एसेट्स, इसको वैसे भी हाथ में लगाते हैं। अनएमोटाइज्ड पीएससी पहले 100 था, अभी 80 था, कितना कम हुआ बेटा? 20। तो कहने से पहले हम 2 अनएमोटाइज्ड पीएससी लेंगे, कितना? 20, बाकी बचा हुआ क्या हो गया? 280 मेरा गेन हो गया। तो इसको हम बोलते हैं गेन ऑन कर्टेलमेंट। मतलब अगर
कोई बोनस में डिक्लेयर किया लेकिन अगर कंपनी बाय चांस लॉस में आ रही है और उसे बंद कर देती है तो हमारा गेन तो होगा बेटा, तो गेन होगा। तो एंट्री क्या होगी, आप लॉजिकल सोचो, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, डीबीओ पेएबल डेबिट होगा। टू, अगर सेटलमेंट देना पड़ा टू बैंक, टू अनएमोर्टाइज पीएससी, अगर कुछ अनएमोर्टाइज था तो, एंड टू गेन ऑन कर्टेलमेंट, ये आपका बैलेंस शीट फिगर रहेगा। एंड इतना ही है बेटा इस एएस में, इसके अलावा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ दो पॉइंट क्या आते हैं प्लीज ध्यान देना। एक था DBP, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, अगर आपको याद होगा वो बोनस मैंने जो बताया था, बोनस वो रिवर्स वाला CSC, 4 स्टेप्स थे बेटा, 4 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या था, बोनस निकालो, दैट इज डिफाइंड बेनिफिट निकालो। सेकंड स्टेप क्या था, आप एलोकेट करो उसको डिवाइड बाय 5 करके। थर्ड स्टेप, वो एक टेबल बनाओ जिसका CSC निकालो, रिवर्स में आप करेंट फैक्टर निकालो। और चौथा स्टेप, ओपनिंग, इंटरेस्ट, CSC एंड क्लोजिंग, इसके ईयर बना के दो। लास्ट ईयर में इंटरेस्ट बैलेंस शीट रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्लान एसेट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, प्लान एसेट, एंड दिस वाज नथिंग बट आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस फेयर वैल्यू दिया रहेगा आपको, ओपनिंग दिया रहेगा, ये कंट्रीब्यूशन दिया रहेगा, बेनिफिट्स पेड दैट इज सेल दिया रहेगा आपको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न पे भी मैंने आपको बताया साल के बीच में अगर रहा तो कैसे करना है, एंड यहाँ पे सिर्फ गेन आएगा बेटा, एक्चुअल गेन, राइट। और गेन भी नेट ऑफ करके करना है। और क्लोजिंग बैलेंस को हम कैसे कंपेयर करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन से, अगर उसमें भी सरप्लस या डेफिसिट रहा तो वो भी आपको शो करके देना पड़ेगा। इतना ही है इस एएस में। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। स्टॉप करते हैं इसको यहाँ पे।